आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर जो कि हमारा ईथर का ही एक पार्ट है, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में ईथर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन डाई एथिल ईथर पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको ईथर होता क्या है। सबसे पहले हम ईथर की बात करते हैं तो बेटा ईथर का मतलब होता है कि अगर यहाँ कहीं पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ये ईथर का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना। यानी इससे ही हम पहचानेंगे कि ईथर है, ठीक है। तो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। और ईथर की बात करते हैं तो ईथर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो सिमेट्रिकल ईथर होता है और दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है बेटा, जैसे ये ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम से अगर कोई दो ग्रुप सेम जुड़े हों, सपोज करो इधर भी R जुड़ा हुआ है और इधर भी R ऐड है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम से सेम ग्रुप ऐड है, अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिकल ईथर होगा बेटा, ठीक। अब उसके बाद में अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, तो बेटा अनसिमेट्रिकल का मतलब होगा कि अगर ऑक्सीजन एटम से दो डिफरेंट ग्रुप ऐड है, ये R ऐड है और ये R डैश ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप हैं ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, ठीक। समझ गए ईथर क्या होता है। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, है ना। और ईथर टू टाइप्स का होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर, वो भी मैंने बता दिया। तो आज हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर। फॉर्मूला क्या होता है डाई एथिल ईथर, डाई का मतलब दो बार और ईथर का मतलब ईथर। यानी अगर किसी ईथर से, मतलब ये समझो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक। ये हमारा क्या है। अच्छा यहाँ पर पूछा जाए कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो डाई एथिल ईथर हमारा सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम से इधर भी C2H5 जुड़ा है और इधर भी C2H5, दोनों सेम है, इसलिए क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। तो हम इसी डाई एथिल ईथर के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे कैसे बनाया जाता है और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे बेटा। तो पहला आता है फ्रॉम एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ठीक। देखो एथिल हैलाइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे C2H5I, ठीक है, यानी एथिल आयोडाइड ले लिया हमने। भाई क्या होगा, एथिल हैलाइड है, तो एथिल हैलाइड। अच्छा हैलाइड का मतलब आप जानते हो, हैलाइड को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब होते हैं, ठीक। तो एथिल हैलाइड में हमने क्या लिया, यहाँ पर एथिल आयोडाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, Ag2O के साथ, ठीक है। तो जब हम एथिल आयोडाइड को, है ना, Ag2O के साथ ईथर की प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे बेटा, ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से ये वाला O जाएगा और यहां से ये C2H5 जाएगा, बचा क्या, Ag2 और 2I। तो यहां पर देखो क्या बन गया, सिल्वर आयोडाइड बन गया। और यहां पर देखो क्या बनना है, C2H5O C2H5, ये क्या है, ये हमारा डाई एथिल ईथर है, ठीक है, बन गया डाई एथिल ईथर और सिल्वर आयोडाइड अलग हो गया, ओके। सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड आता है वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर बेटा हम क्या करते हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो भी हमें डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। कैसे, हम यहाँ पर एक्सेस ऑफ डाई एथिल ईथर ले लेते हैं, मतलब डाई एथिल ईथर ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2C2H5OH ले लेंगे, ठीक। और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यहाँ पर इसकी जब रिएक्शन होगी बेटा प्रेजेंस में, टेम्परेचर होगा 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर बनेगा डाई एथिल ईथर एंड वाटर, ठीक। इसी का बी पार्ट बेटा आ जाता है क्या, कि हम क्या करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, है ना,
यानी टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, काफ़ी हाई होना चाहिए। और Al2O3 के ऊपर से जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एथिल एल्कोहल, यहाँ पर क्या होगा, एथिल एल्कोहल की वेपर को जब हम पास कराते हैं, ऊपर से वेपर को जब हम पास कराएंगे तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा डाई एथिल ईथर और H2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। ये सभी सारी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती क्या है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में जब भी हम एल्किल हाइलाइड जैसे कि हमने यहाँ पर एथिल आयोडाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बताओ भाई, सोडियम एथॉक्साइड के साथ, यानी CH3CH2ONa के साथ कराएंगे। तो जब हम इन दोनों को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर डाई एथिल ईथर मिल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट एक मिल जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाई एथिल ईथर को बना लेते हैं। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अच्छा, ये सबको पता है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट होता है बेटा RMgX, ठीक, R की जगह हमने मेथिल ले लिया, मैग्नीशियम I की जगह X की जगह हैलाइड, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोमेथिल एथिल ईथर के साथ जब कराएंगे बेटा, है ना। और इनको करेंगे क्या, इनको हम हीट करेंगे, यानी क्लोरोमेथिल एथिल ईथर को जब हम मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ बेटा हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा हमारा डाई एथिल ईथर। क्या मिल जाएगा, डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। ओके, आगे देखो। अच्छा, अब आ जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, लैब में डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं, तो लैब में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए क्या करते हैं कि एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी एथिल एल्कोहल नहीं, फ्लास्क वगैरह ले लेते हैं और उसमें एथिल एल्कोहल डाल देते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे H2SO4 डालते रहते हैं, है ना। और टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फिर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और H2O बनेगा। फिर क्या होता है, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है बेटा, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है ये फिर उसमें प्रेजेंट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बनाता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डाई एथिल ईथर बन जाता है। अगले लेक्चर में मैं इसकी पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म बताऊंगा, पूरा डायग्राम बना के, कि लैब में किस किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। यहाँ सिर्फ प्रिपरेशन मेथड लिया था तो उसमें ये सिर्फ रिएक्शन आपको बता दी, ये दो रिएक्शन आपकी आती हैं। ठीक, आगे चलो। तो यहाँ तक था हमारा प्रिपरेशन मेथड कि डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं। अब आगे बात करेंगे कि डाई एथिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिएक्शंस पूछी जाती हैं। जैसे बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अगर डाई एथिल ईथर है और उसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक, तो देखो बेसिकली क्या होगा कि जब एथिल एल्कोहल डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक, और जो प्रेशर होगा बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो हाई प्रेशर पर क्या होगा, डाई एथिल ईथर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोलाइसिस के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। रिएक्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, देखो बेटा जब हम क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ हीट करेंगे और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा कि डाई एथिल ईथर को की रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, यानी इनके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो इसको हीट करेंगे और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा और एथिल एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो ये सारी की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। रिएक्शन विद PCl5।
PCl5 के साथ रिएक्शन, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो बेटा अगर हम बात करते हैं, अगर डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ अगर हम हीट करते हैं तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा एथिल क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड और POCl3 बनेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे बेटा हम कंबजन की बात करते हैं। कंबजन का मतलब होगा, देखो अगर हम कंबजन की बात करते हैं तो डाई एथिल ईथर बहुत ही ज़्यादा फ्लैमेबल है, मतलब एक प्रकार से कहते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ जलने में फायर होता है बहुत जल्दी से। ठीक है, तो जैसे ही इसको एयर के टच में ले जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O 5H2O बनेगा। ठीक है, तो कंबजन मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जलने लगती है ना। आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि डाई एथिल ईथर को जब हम क्लोरीन के साथ हीट करेंगे, डाई एथिल ईथर को बेटा जब क्लोरीन के साथ हीट किया जाएगा तो बनेगा क्या, कार्बन अलग हो जाएगा, H2O बनेगा और 8HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो देखो ये छोटी छोटी रिएक्शन है और एक ही लेक्चर में आपका ईथर लगभग कंप्लीट हो गया। ये तो आप मान सकते हैं कि ईथर आपका यहाँ पर डाई एथिल ईथर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो ईथर क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिया था, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी बताया। डाई एथिल ईथर का प्रिपरेशन मेथड हमने बता दिया और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने जान लिया। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इतना तैयार कर लेंगे तो पेपर में आपको इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।